नमस्कार साथियों, मैं रत्ना वोरा। मेरे YouTube चैनल एडवोकेट रत्ना वोरा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, 14 जून 2023 के दिन लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने एक नोटिफिकेशन देकर पब्लिक ओपिनियन मांगी है और ये पब्लिक ओपिनियन यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए अर्थात समान नागरिक संहिता के लिए मांगे हैं। और इस पब्लिक ओपिनियन में उन्होंने जो देश के धार्मिक संस्थाएं हैं, संगठन हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं या फिर कॉमन मैन मतलब जो जनता है उनसे पब्लिक ओपिनियन मांगे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए या नहीं लाया जाए। तो साथियों, जब से यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है तब से पूरे देश में तमाम टीवी चैनलों पे इसके बारे में डिबेट चल रही है। लोगों के बीच में भी ये बहुत बड़ा चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। तो आज हम इस वीडियो में यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में ही बात करेंगे। इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अर्थात समान नागरिक संहिता क्या है। तो ये भारत संविधान के चौथे भाग के डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के आर्टिकल 44 के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा की गई है। मैं आपको बताऊं तो यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन, द स्टेट शैल एंडिएवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अर्थात राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुनिश्चित करने की कोशिश करें, प्रयास करें। इसको कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। साथियों, यूनिफॉर्म सिविल कोड में व्यक्तिगत जो मैटर है अर्थात शादी का मामला, तलाक का मामला, फिर बच्चे को गोद लेने का मामला, वसीयत का मामला, संपत्ति के बंटवारे का मामला, ये जो जितने भी मामले हैं जो व्यक्ति को डायरेक्ट असर करते हैं, व्यक्तिगत मामले हैं, उन्हें लेकर पूरे देश में एक समान कानून बनाया जाए और यह कानून हर एक व्यक्ति को, देश के हर एक नागरिक को लागू हो। इसके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आती है। अब इसमें कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म, जाति, समाज, संप्रदाय, कबीले, कस्बे या कोई भी व्यक्ति है, सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए। इस वजह से और इस कारण से यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात अभी सरकार ने 22nd लॉ कमीशन के माध्यम से पब्लिक के बीच में रखी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर देश में इसके पक्ष और विपक्ष में कई तरह की बातें चल रही हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हाँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड आना ही चाहिए, एक देश एक विधान, वन इंडिया वन लॉ। और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हमारे देश में विविधता से भरा हुआ देश है, अनेकताओं में एकता वाला देश है, यह एक सेक्युलर देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है, इसलिए यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं आ सकता है या नहीं लाना चाहिए। दूसरी ओर जो इसके पक्ष में है वह कहते हैं कि इससे जो महिलाओं के लिए असमानता है या जेंडर बायसनेस दूर होगा और महिलाओं को और कुछ अधिकार मिलेंगे। साथ ही ये भी कहा जाता है कि जो दूसरे धर्मों में बहुपत्नित्व प्रथा है अथवा पॉलीगैमी है, उसके ऊपर ब्रेक आएगी। सीधा सीधा निशाना या इशारा मुस्लिम समाज के ऊपर है, जिन्हें उनके शरीयत कानून के आधार पर 4 पत्नियों रखना और उनसे शादी करना जायज माना जाता है। तो इस पे प्रहार किया जा रहा है और ऐसी ही अनेक बातें यूनिफॉर्म सिविल कोड के समर्थन में लेकर चल रही हैं। दूसरी ओर यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध में भी कई बातें रखी गई हैं। जैसे भारत देश में कई जातियां हैं, कई धर्म हैं, कई संप्रदाय हैं, कई कबीले हैं, आदिवासी कबीले हैं और हर एक संप्रदाय, हर समाज, हर धर्म के लोगों का अपना अपना प्रथाएं हैं, अपने अपने कानून बने हुए हैं।
बेशक वो कोडिफाई नहीं है, अर्थात लिखित नहीं है, तो भी कई संप्रदाय हैं अपने उन्हीं कानून के हिसाब से चलती है। मैं आपको एक उदाहरण दूं तो साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में काफ़ी करीबी रिश्तेदारियों में शादी जायज मानी जाती है। जैसे आंध्र प्रदेश में देखा जाए तो मामा भांजी की शादी को जायज माना जाता है। दूसरी ओर उत्तर भारत में दूर दूर तक रिश्तेदारी हो तो भी शादियां नहीं हो सकती हैं, अर्थात 7 सपिंडास और 5 सपिंडास के बीच में शादी नहीं हो सकती है। ये हिंदू धर्म कहता है, हिंदू लॉ कहता है। और दूसरी तरफ एक और भी कुछ प्रथाएं हैं, जैसे आपने देखा होगा कि पंजाब में चादर उड़ाने की प्रथा है, अर्थात जो विधवा हो जाती है उस स्त्री को उसका देवर यदि चादर उड़ा देता है तो वह स्त्री को उसी देवर के साथ शादी करनी पड़ती है। तो ये सब कुछ प्रथाएं हैं जो सदियों से चली आ रही हैं और आज की तारीख में भी चली आ रही हैं। तो ये हिंदू धर्म में भी अपने आप में कई तरह के प्रथाएं चल रही हैं। दूसरी ओर ये कहा जा रहा है कि हिंदू धर्म के लिए भी अपना पर्सनल लॉ है, बेशक उसको आज कानून के तौर पर बना दिया गया है, क्योंकि कानून में भी शास्त्रोक्त विधि के अनुसार ही शादी होती है, 7 फेरे होते हैं। और हिंदू धर्म की जो मान्यताएं हैं, जो शास्त्र हैं, जो रीति रिवाज हैं, उनको सामने रख के ही सारे रीति रिवाज किए जाते हैं। और इसी तरह से मुस्लिमों के अपने पर्सनल लॉ है, क्रिश्चियंस के अपने पर्सनल लॉ है। तो यहाँ पर अब ये कहा जा रहा है कि पारसीस के अपने पर्सनल लॉ है। तो हर एक धर्म जाति संप्रदाय के जो अपने अपने पर्सनल लॉ है, तो वह अपने पर्सनल लॉ नहीं छोड़ना चाहते हैं और उसी बीच में रहना चाहते हैं। अब ये कहा जाता है कि मुस्लिम लोग 4 शादियां करते हैं, परंतु आज की तारीख में जो समय बदलाव आया है उसमें सामाजिक परिस्थितियां और सामाजिक स्थितियों में भी बदलाव आया है। अब सवाल ये उठता है कि समाज को जबरदस्ती से, डंके से, लाठी के जोर पे बदलाव लाया जाए या अपने आप बदलाव आए तो अच्छा होगा। जैसे आपने देखा होगा पुराने जमाने में हिंदू धर्म में भी दूध पीती प्रथा थी, सती प्रथा थी, बाल विवाह प्रथाएं थी, और यह सब हिंदू धर्म का एक भाग था। परंतु धीरे धीरे जैसे जैसे हिंदू धर्म के अंदर समाज सुधारक आए और सुधार होते गए, तो पहले समाज सुधरा है और उसके बाद इसमें कानून भी बना है। तो इसी तरह से आज आप देखिए मुस्लिम समाज के अगर आप सर्वे करेंगे तो 99% मुस्लिमों में अब कोई तीसरी चौथी की तो बात छोड़ दीजिए, पर दूसरी शादी भी नहीं करता है, क्योंकि ये समाज में ही सुधार आ रहा है। तो ये इसके लिए कोई यूसीसी लाने की जरूरत नहीं है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की जरूरत नहीं है। इसके बदले उनके जो पर्सनल लॉ है उसको सुधारा जा सकता है। तो ये एक अलग पहलू है बहस के लिए। और दूसरी ओर ये भी कहा जाता है कि अगर बंटवारे की बात है, संपत्ति के बंटवारे की बात है, तो संपत्ति का बंटवारे के लिए हिंदू धर्म में तो लिखा है, तो यही बात हम मुस्लिम धर्म में भी लगा सकते हैं, उसमें बदलाव ला सकते हैं, महिलाओं को उनको इक्वल हक दिया जा सकता है। तो यहाँ पे यूसीसी की अब कोई ज़रूरत दिखती नहीं है। रही बात मुस्लिम समाज की महिलाओं की अधिकारों की बात, या जैसे आपने देखा होगा कि 125 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के 125 के तहत मुस्लिम महिलाओं को भी मेंटेनेंस लेने का कानूनी तौर पे अधिकार शाह बानो केस के बाद से प्राप्त हुआ है। और इसी तरह से जब डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बना 2005 में, तो उसमें भी इक्वली मुस्लिम महिलाओं को हर वो अधिकार प्राप्त हुए हैं जो हिंदू महिलाओं को प्राप्त हुए हैं। तो इसीलिए जो यूसीसी के विरोध में है वो यही कहते हैं कि अब जब सब तरह के कानून बनते जा रहे हैं तो फिर यहाँ पर यूसीसी लाने की कहाँ ज़रूरत है। इसी तरह आपने देखा कि ट्रिपल तलाक पे भी एक कानून आ चुका है, और अब कानून सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने के बाद कानून बन चुका है, तो अब उसके ऊपर भी कोई बहुत ज़्यादा सुधार की गुंजाइश रहती नहीं है। अब तीसरी बात,
यहाँ पर अब और भी कहना चाहे तो गोद लेने के लिए भी अपना एक कानून है, और गोद लेने के लिए भी मुस्लिम समाज में भी गोद लेने की अपनी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने गोद लेने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। तो अब सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऐसे कायदे, कुछ ऐसे जजमेंट्स हैं कि जिसमें मुस्लिम महिलाओं को या मुस्लिम परिवारों को भी इक्वल राइट्स मिल रहे हैं हिंदुओं की तरह ही। तो फिर अब ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की क्या ज़रूरत है? क्यों? आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे चर्चा करते हुए बताना चाहती हूँ कि दरअसल यूनिफॉर्म सिविल कोड और कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का एक चुनावी एजेंडा है। भारतीय जनता पार्टी अब 2024 में जो चुनाव आ रहे हैं उसमें जो भारतीय जनता पार्टी की गिरती साख है, जो भारतीय जनता पार्टी के सर्वे के अंदर जो बैठकों की कमी दिखाई जा रही है, उसी की वजह से डरी हुई है। और इस वजह से भारतीय जनता पार्टी के पास और कोई मुद्दा नहीं होता है, तो वो सिर्फ ऐसे मुद्दे खड़े करती है जिसमें हिंदू मुस्लिम और हिंदू मुस्लिम और सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात हो। यहाँ पर भी वो जो भारत देश की जो मेजॉरिटी है उसके दिमाग में ये बात डालना चाहती है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इसलिए ज़रूरी है ताकि मुस्लिमों को सबक सिखाया जाए। तो साथियों, अब पहले ट्रिपल तलाक की बात हुई, वो मुद्दा खत्म हो गया। उसके बाद आर्टिकल 370 की बात हुई, वो मुद्दा खत्म हो गया। राम मंदिर की बात हुई तो वो मुद्दा खत्म हो गया। अब 324 में महंगाई के सामने इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी के सामने इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, शिक्षा के सामने इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, चिकित्सा के सामने इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, असली और सही विकास के लिए इनके पास कोई मुद्दा नहीं बना। रुपए की साख गिरती जा रही है इंटरनेशनल वर्ल्ड में, उसके लिए उसके सामने कोई मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो जुमलेबाज हैं और उनके जुमलों को सही करने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। इसीलिए अब इन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा लोगों के बीच में रख दिया है ताकि लोग इस पे चर्चा करें और वो यही सोचें कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा और बड़ा काम कर रही है। उनका जो समर्थक है यूसीसी के, वो ये भी कहते हैं कि यूसीसी लाने से पूरे देश में एकता और अखंडता बढ़ेगी और एकता और अखंडता होने से भारत देश मजबूत होगा। तो यहाँ मैं आपको एक बात पे ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उसके अंदर 50 राज्य हैं, 50 राज्य के अपने अपने संविधान हैं। तो क्या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कमजोर है? क्या वो विश्व पावर नहीं बना? क्या उसमें आपसी संघर्ष हो रहा है? आज जब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका 50 संघीय राज्यों को मिलाकर एक रिपब्लिक बन सकता है, तो भारत देश क्यों नहीं राज्यों के साथ, अलग अलग राज्यों के साथ एक अखंडता और एकता के साथ रह सकता? दरअसल देश में एकता और अखंडता है और वह उसको कोई नहीं तोड़ सकता। हमारा देश बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बने हुए संविधान पे चलता है और उसी पे चलते हुए ही आज तक भारत देश ने अपनी अखंडता और एकता को कायम रखी है। परंतु कुछ लोग जो सिर्फ और सिर्फ राजनीति करके अपनी इस देश को तोड़ना चाहते हैं, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग, बजरंग दल के लोग, दुर्गा वाहिनी और विश्व हिंदू परिषद के जो भी संस्थाएं भारतीय जनता पार्टी की जो आरएसएस से जुड़ी मनुवादी संस्थाएं हैं, वो हिंदू राष्ट्र के नाम पर, एक राष्ट्र के नाम पर यूसीसी लाकर देश को लड़ाने का काम कर रही है, देश में नफरत फैलाने का काम कर रही है। इनके पास और कोई एजेंडा नहीं है, इसीलिए अब ये यूसीसी को लेकर देश में विभाजन और देश को तोड़ने का काम कर रही है। आज का ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आशा है कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा और यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरे YouTube चैनल एडवोकेट रत्ना वोरा को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। इसके साथ ही मैं विदा लेती हूँ। फिर मिलूंगी एक नए टॉपिक और एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।